न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं और आगे पढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये हमारा पहला टॉपिक है जुलाई 2025 मंथ का। क्योंकि एक साल का बेसिकली करंट अफेयर्स आता है सिविल सर्विसेज में, तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हमने जुलाई से लिया है, फिर जुलाई लेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे करके हम लोग चलेंगे और आगे तक चलते रहेंगे। तो राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है हमारा, डिजिटल उपनिवेशवाद। दूसरा टॉपिक हमारा है ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन। तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। चौथा है हमारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्त पोषण। पांचवा है अंतर्राज्यीय जल विवाद। छठा है भारत में राजनीति की लागत। सातवां है मताधिकार हेतु आयु सीमा में कटौती। उसके बाद संक्षिप्त सुर्खियां हैं। संसद में व्यवधान, उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों को हटाना, सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक, बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025। इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। ये हम लोग राज्य व्यवस्था एवं शासन का पहला टॉपिक, डिजिटल उपनिवेशवाद। सुर्खियों में क्यों है आखिर ये, तो चलते हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने डिजिटल उपनिवेशवाद को लेकर चिंता व्यक्त की है कि किसी देश की संप्रभुता को सबसे बड़ा खतरा बाह्य आक्रमण से नहीं, बल्कि विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता से है। जिस तरह से आज हम लोग डिजिटल माध्यम से सारे काम कर रहे हैं और हम लोग निर्भर हो चुके हैं अन्य देशों के सॉफ्टवेयर, मोबाइल यूज करने के लिए, तो ये उसी पर आधारित चीज है वैसे। तो डिजिटल उपनिवेशवाद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि उसका अर्थ क्या है। यह एक सैद्धांतिक फ्रेमवर्क है। यह फ्रेमवर्क बिग टेक कंपनियों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रभुत्व स्थापित करता है। ये कंपनियां अपने लाभ और बाजार में प्रभाव के लिए उपयोगकर्ताओं के डेटा को एकत्रित करती हैं, उनका विश्लेषण करती हैं तथा उस पर अपना स्वामित्व रखती हैं। इसमें व्यक्तियों से उनकी स्पष्ट सहमति के साथ या उसके बिना डेटा का विकेंद्रीकृत संग्रहण और प्रबंधन शामिल है। इससे राज्य एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता को खतरा उत्पन्न होता है। दोस्तों, डेटा डिजिटल उपनिवेशवाद का प्रमुख प्रवर्तक है ये, और इसमें देखते हैं कि डेटा किस तरीके से काम करता है। आर्थिक लाभ में वृद्धि, बड़े संगठनों को उपयोगकर्ता के व्यवहार और प्राथमिकताओं को विश्लेषण करने में सक्षम बनाकर प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करना, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के व्यवहारों के बारे में सटीक पूर्वानुमान करने में मदद करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति, विशेष रूप से डीप लर्निंग में व एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित और उन्नत करने के लिए व्यापक डेटा सेट्स का उपयोग करके तथा उत्पादकता को बढ़ावा दे करके, डेटा के विनिमय से मूल्य प्राप्ति में मदद, व्यक्तियों या संगठनों को उनके पास संग्रहित डेटा से मिलने वाली जानकारी को ऐसे दूसरों के साथ साझा करके धन कमाने या लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाकर जो समान लाभ की तलाश में होते हैं। तो इस तरीके से डेटा अपना काम करता है और डिजिटल उपनिवेशवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। तो डिजिटल उपनिवेशवाद के प्रमुख स्तंभ क्या है, तो क्वेश्चन जैसे कि मेंस वगैरह में आता है, तो ये सारी चीजें लिखने के लिए होती हैं। डिजिटल उपनिवेशवाद के प्रमुख स्तंभ क्या है, जैसे आर्थिक प्रभुत्व हो गया, तकनीकी ढांचे पर साम्राज्यवादी नियंत्रण हो गया, वैश्विक निगरानी पूंजीवाद हो गया, तकनीकी आधिपत्य हो गया। इस तरीके से ये इनकी स्तंभ है। तो आर्थिक प्रभुत्व में देखते हैं क्या है। बिग टेक कंपनियां तकनीकी निर्भरता पैदा करके अन्य देशों के संसाधनों पर कब्जा कर लेती हैं। उदाहरण के लिए सर्च इंजन, जो कि गूगल है, जैसे कि हम लोग जो सर्च करते हैं गूगल में, तो उसकी बात कर रहा है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अंदर उसके सॉफ्टवेयर पड़ा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गई। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आदि का एकाधिकार। दूसरा है तकनीकी ढांचे पर साम्राज्यवादी नियंत्रण। स्वामित्व आधारित सॉफ्टवेयर और गैर स्वतंत्र कठोर लाइसेंसिंग नियम अन्य देशों को सॉफ्टवेयर को बदलने अपनाने से रोकती है। इससे वे डिजिटल आत्मनिर्भरता से वंचित रह जाते हैं।
उदाहरण के लिए ऐप स्टोर नीतियां यह तय करने के लिए एक तरफा निर्णय लेती है कि कौन सा ऐप या फीचर चलेगा या कौन सा नहीं चलेगा। वैश्विक निगरानी पूंजीवाद एडवांस डेटा साइंस और मशीन लर्निंग कंपनियों को उपयोगकर्ताओं के व्यवहार पर नजर रखने तथा वैश्विक निगरानी के आधार पर अनुकूल व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे थर्ड पार्टी को बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण करने की अनुमति दी थी, जिससे चुनाव प्रभावित हुए थे। तकनीकी आधिपत्य कुछ बिग टेक कंपनियां इस बात पर जोर देती हैं कि प्रौद्योगिकी का विस्तार कैसा होना चाहिए, इस तरह से विस्तार के आर्थिक परिणामों को कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्लाउड दुनिया भर में क्लाउड सेवाओं के बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। इससे उन्हें वैश्विक डेटा भंडारण, प्रोसेसिंग एवं विश्लेषण पर विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। शक्तिशाली तकनीकी कंपनियों द्वारा निर्मित यह प्रभुत्व उस सांस्कृतिक एकरूपता और श्रेष्ठता के दावे में झलकता है जहां उनकी तकनीकें अन्य समाजों की भाषा, मूल्यों और संस्कृति को प्रभावित कर उन पर हावी हो जाती है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्यूरेशन और एल्गोरिदम का झुकाव अक्सर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देता है जो ताकतवर प्रमुख संस्कृतियों के मूल्यों से मेल खाए। इस तरीके से इसके स्तंभ हो गया। नेक्स्ट हो गया परोपकार का विमर्श। डिजिटल प्रौद्योगिकियों को स्पष्ट रूप से अच्छा तथा कनेक्टिविटी को प्रगति और मानवाधिकार से जोड़कर प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए अफ्रीका में फेसबुक के फ्री बेसिक्स रोल आउट को परोपकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसकी आलोचना इस बात के लिए की गई कि यह संभावित रूप से बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं के डेटा को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में कार्य कर रहा है। अब इसी में चलते हैं आगे। डिजिटल उपनिवेशवाद के से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं। जाहिर सी बात है, कोई नई चीज आएगी तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों चीज होगी। तो आज की डेट में क्या मुद्दे हैं डिजिटल उपनिवेशवाद के, उस पर बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ती असमानता। डेटा मोनेटाइजेशन कार्यों से प्रेरित तीव्र डिजिटलाइजेशन ने पहले से मौजूद गंभीर असमानताओं को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अधिकांश बिग टेक कंपनियां विकसित देशों समृद्ध उत्तर में अवस्थित है। पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। जो इक्वेटर से ऊपर की ओर है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, जो इक्वेटर से नीचे है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो यहाँ पर जितने भी विकसित देश है लमसम वो उत्तरी गोलार्ध में, वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ये उसी की बात कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा। स्थानीय डिजिटल संरचना की कमी से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुभेद्यताओं और विदेशी हस्तक्षेप का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा है गोपनीयता और डिजिटल अधिकार। विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता से गोपनीयता एवं डिजिटल अधिकारों के उल्लंघन का खतरा रहता है। इसमें राज्य स्तर पर निगरानी का खतरा भी शामिल है। चौथा है स्थानीय व्यवसाय के समक्ष अस्तित्व का खतरा। वैश्विक प्लेटफॉर्म्स का प्रभुत्व ऑनलाइन विज्ञापनों, परिवहन, रिटेल और न्यूज में प्रतिस्पर्धाओं को कम करता है, जिससे स्वदेशी उद्यमों का अस्तित्व आर्थिक नुकसान। डिजिटल टेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का उपयोग करके अपने मुनाफे को कम टैक्स या जीरो टैक्स वाले देशों में स्थानांतरित कर देती हैं, जहां उनका वास्तविक कारोबार नहीं होता। इससे भारत जैसे देश में कर संग्रहण घटता है। विनियमन में कठिनाई। साइबर स्पेस की सीमा पर प्रकृति के कारण मौजूदा कानूनी साधन उसे प्रभावी ढंग से विनियमित करने में असमर्थ है। नेटवर्क प्रभाव एक मुद्दा ये भी है। जब कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है तो उसके यूजर लगातार बढ़ते रहते हैं और वे उसी में फंस जाते हैं। इस वजह से नए स्थानीय प्रतिस्पर्धियों को मौका नहीं मिल पाता है। डिजिटल उपनिवेशवाद से निपटने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए गए कुछ उपाय।
भारत क्या कर रहा है इसमें देखते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 डीपीडीपी अधिनियम, यह व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण और उसकी प्रोसेसिंग के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क स्थापित करता है। यह भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होता है यदि ऐसा डेटा भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से संबंधित होता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, इसे अनुचित व्यापार कार्यों पद्धतियों को रोकना, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। वैश्विक समर्थन, भारत ने G20, ब्रिक्स और व्यापार संगठन जैसे मंचों पर डेटा लोकलाइजेशन, डिजिटल संप्रभुता और न्याय संगत नियमों के लिए सशक्त रूप से आवाज उठाई है। उदाहरण के लिए भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक स्तर पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। अन्य प्रयास में आ जाते हैं ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स एकाधिकार के एक विकल्प के रूप में। इंडिया स्टैक, या भारत का अपना आधारभूत DPI है। अन्य देश, यूरोपीय संघ क्या कर रहा है? यूरोपीय नागरिकों के डेटा अधिकारों की रक्षा और डिजिटल स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए डेटा एक्ट, डेटा गवर्नेंस एक्ट, AI एक्ट और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लागू किए गए हैं, GDPR लागू किए गए हैं। चीन क्या कर रहा है? डिजिटल सिल्क रोड, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य उभरते बाजारों वाले देशों के साथ दूरसंचार, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, निगरानी प्रौद्योगिकियों और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। रूस क्या है? सॉवरेन इंटरनेट कानून 2019 ने रूस में इंटरनेट के केंद्रीकृत राज्य प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया है। अब ये तो रही मुद्दों की बात और कौन देश इस पे क्या कर रहा है। आगे की राह में देखते हैं डिजिटल उपनिवेशवाद पे कि डिजिटल संप्रभुता, राज्यों को अपनी सभी डिजिटल परिसंपत्तियों पर प्राधिकार स्थापित करना चाहिए जिसमें डेटा अवसंरचना, संचालन, आपूर्ति श्रृंखला और ज्ञान की संपूर्ण मुख्य श्रृंखला शामिल है। डेटा स्थानीयकरण, डेटा का संग्रहण, स्थानांतरण और प्रोसेसिंग केवल राष्ट्रीय सीमाओं एवं कानूनी अधिकार क्षेत्रों के भीतर ही होने चाहिए। गवर्नेंस के लिए व्यापक फ्रेमवर्क, डेटा निर्माण, संरक्षण, साझाकरण और अवसंरचना के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क तैयार करने चाहिए। सीमा पार डेटा प्रवाह का प्रबंधन, देशों को अपनी नीतियों को निरंतर इस प्रकार संतुलित करना होगा कि विकास, जनहित और वैश्विक तकनीकी एकीकरण के बीच सामंजस्य बना रहे। डेटा लाइफ साइकिल में सुधार, डेटा के इष्टतम उपयोग के लिए डेटा के सृजन से लेकर उसे नष्ट करने, पुनः उपयोग तक समेकित प्रबंधन किया जाना चाहिए। समावेशी डिजिटल भविष्य, डिजिटल विभाजन को समाप्त करना, समावेशिता को बढ़ावा देना और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक नैतिक मानकों को बनाए रखना जरूरी है। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? डिजिटल संप्रभुता से जुड़ा विनियामकी परिदृश्य काफी जटिल है और इसके कारण देशों ने स्प्लिंटर नेट जैसे उपाय अपनाए हैं जो इंटरनेट को भू राजनीतिक आधार पर विभाजित कर देता है। वैश्विक डिजिटल संचार और कनेक्टिविटी के महत्व को देखते हुए डिजिटल एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। ये इसकी आगे का निष्कर्ष हुआ और ये टॉपिक हमारा डिजिटल उपनिवेशवाद का यहाँ से पूरा हुआ। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये सेकंड टॉपिक है हमारा, ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन, ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन। सुर्खियों में क्यों है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग के लिए कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इसके अन्य संबंधित तथ्य क्या है? मंत्रालय ने निम्नलिखित कानूनों के तहत इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, IT अधिनियम 2000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। रणजीत डी उदेसी बना महाराष्ट्र राजवाद 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि अश्लीलता के मद्देनजर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में जो कि दिया गया है पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सामाजिक पहुंच और प्रभाव। भारत में 950 मिलियन से अधिक लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है। ऐसे में अविनियमित कंटेंट समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित कर सकता है। गलत कोई मैसेज हो सकता है, अश्लील मैसेज हो सकता है, तो लोगों तक जा सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल से कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। हिंसा और हिंसक व्यवहार पर रोक लगाना। उदाहरण के लिए 2010 के एक अध्ययन में पोर्नोग्राफी वीडियो का विश्लेषण किया गया तथा यह पाया गया कि लगभग 90% दृश्यों में शारीरिक आक्रामकता दिखाई गई थी। एक कारण ये भी रहा उसको विनियमित करने का। सुभेद वर्गों की सुरक्षा। बच्चे, महिलाएं, अल्पसंख्यक ये सुभेद वर्ग में आते हैं। तो कम उम्र में अश्लील कंटेंट के संपर्क में आने से बच्चों में रिश्तों के बारे में समझ बिगड़ सकती है और सेक्सुअलिटी की समझ विकृत हो जाती है। महिलाओं में क्या है? ऐसा कंटेंट अक्सर महिलाओं को वस्तु की तरह प्रस्तुत करता है जिससे लैंगिक असमानता और महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा मिलता है। अल्पसंख्यक, उदाहरण के लिए ऑनलाइन हेट स्पीच समाज में दरारें गहरा कर सकते हैं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं अधिकारों को जोखिम में डाल सकते हैं। अब नैतिक अनिवार्यता क्या है? अशोभनीय कंटेंट का अनियंत्रित प्रसार सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, पारिवारिक संस्थाओं आदि को प्रभावित कर सकता है। इसलिए नैतिक अनिवार्यता जरूरी है। समाज को हानि क्या है? उदाहरण के लिए 2021 की भूली बाई ऐप घटना जहां महिलाओं की तस्वीरों पर ऑनलाइन नीलामी की गई थी। जेएस मिल का हानि सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक सीमित करने की अनुमति देता है जब इससे दूसरों को हानि पहुंचती है या सामाजिक कल्याणों में गिरावट आती है। मनुष्य एक साधन के रूप में ऐसा कंटेंट जो लोगों को यौन रुचि तक सीमित कर देता है कांट के निपरवाद कर्तव्यादेश के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह सिद्धांत मानवता का एक साध्य के साधन के रूप में उपयोग करने को नकारता है। असमान प्रभाव। इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के अनुसार निम्न आय वाले लोग और जिनकी डिजिटल साक्षरता कम है वे अश्लील कंटेंट के संपर्क में अधिक आते हैं। अश्लील कंटेंट के विनियमन के लिए विनियामकी फ्रेमवर्क क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसमें क्या कहा गया है? धारा 67 एवं धारा 67A मतलब कि 67 एवं 67A ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील कंटेंट के प्रकाशन और प्रसारण को नियंत्रित रखते हैं। जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो धारा 67 है और 67 है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील कंटेंट के प्रकाशन और प्रसारण को नियंत्रित करता है। धारा 69 ने यह केंद्र सरकार को विशिष्ट आधारों पर सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देश का अधिकार देती है। धारा 79 क्या करती है? ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित मध्यवर्तियों को तृतीय पक्ष कंटेंट के प्रति जिम्मेदारी से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। हालांकि यदि वे सरकारें ये सूचना मिलने पर अवैध कंटेंट हटाने में विफल रहते हैं तो यह सुरक्षा वापस ली जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आईटी नियम 2021 ये क्या कहता है? ये डिजिटल न्यूज मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन रखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2030 की धारा 294 में क्या है? यह संहिता अश्लील शब्द को परिभाषित करती है और ऐसे कंटेंट के प्रसार को अपराध घोषित करती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित कंटेंट भी शामिल है। नेक्स्ट क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉस्को 2012 यह अधिनियम बाल अश्लील कंटेंट की बिक्री और वितरण को अवैध घोषित करता है। महिला अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 यह महिलाओं के अश्लील चित्रण वाले कंटेंट के प्रकाशन और वितरण पर प्रतिबंध लगाता है। कंटेंट को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। विनियामकी चुनौतियां। विनियामकी ओवरलैप।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी, जो कि आईटी नियम बनाता है, तथा सूचना प्रौद्योगिकी ब्यूरो जो कंटेंट का पर्यवेक्षण करता है, सूचना प्रौद्योगिकी ब्यूरो है जो कंटेंट का पर्यवेक्षण करता है, के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट विभाजन न होने से तालमेल की कमी होती है। दोनों के बीच में स्पष्ट तालमेल नहीं हो पाता, जिससे कि विनियामक ओवरलैप हो जाता है इसमें। परिभाषाओं में व्यक्तिपरकता, उदाहरण के लिए अश्लीलता की अलग अलग व्याख्या की जा सकती है और इससे सरकार द्वारा मनमाने कदम उठाए जा सकते हैं। तकनीकी संबंधी चुनौतियां, एंड टू एंड इंक्रिप्शन और गोपनीय सुविधाएं बिना किसी जांच के अवैध सामग्री के प्रसार की अनुमति देती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं को एक फीडबैक लूप में फंसा देते हैं, यानी यदि कोई उपयोगकर्ता गलती से आपत्तिजनक कंटेंट देख लेता है तो एल्गोरिदम और ऐसे कंटेंट का रिकमेंडेशन करने लगता है। तो जो एल्गोरिदम है फिर और ऐसे कंटेंट का रिकमेंडेशन करने लगता है कि जिस तरह के वीडियो आप देखते हैं फिर उसी तरीके के वीडियोस आना शुरू हो जाते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन उपयोगकर्ताओं को विनियामकी निगरानी से बचने में सक्षम बनाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिबंधित वेबसाइट और कंटेंट तक पहुंच मिलती है। रचनात्मक स्वतंत्रता, प्रतिबंध और कठोर विनियमन रचनात्मक स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हैं तथा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फायर जैसी फिल्मों पर लगाया गया प्रतिबंध, एक फायर मूवी थी, शायद समलैंगिकता पर आधारित फिल्म थी ये फायर। आगे की राह क्या है? बहुहितधारक परामर्श, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट क्रिएटर्स आदि के साथ परामर्श किया जाना चाहिए ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। प्रौद्योगिकी का उपयोग, ओटीटी प्लेटफॉर्म स्वचालित प्रोफेनिटी फिल्टर, जिसको अभद्र भाषा फिल्टर कहते हैं, यूजर्स रिपोर्ट आधारित कंटेंट स्कैनर और एआई संचालित कंटेंट विश्लेषण जैसे साधनों का उपयोग कर सकते हैं। स्व विनियमन को मजबूत करना, कंटेंट मानक तैयार करने और लागू करने के लिए उद्योग आधारित विनियामकी संस्थाओं को सशक्त बनाना चाहिए। इससे सरकार के सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होगी। सर्वोत्तम पद्धति कार्यों से सीखना, यूरोपीय संघ का ऑडियो विजुअल मीडिया सर्विसेज डायरेक्टिव पारंपरिक प्रसारण मानकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक विस्तारित करता है, जबकि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के माध्यम से मजबूत गोपनीयता सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इसमें तीसरा आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट, ये तीसरा टॉपिक हमारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 की सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। एनसीपी 2025 सहकारिता क्षेत्र के लिए 2002 के बाद जारी की गई दूसरी नीति है। सहकारिता क्षेत्र की दूसरी नीति है, पहली नीति 2002 में आई थी, दूसरी नीति आई है 2025 में। विजन क्या है इसका? सहकार से समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत 2047 के लिए सहकारिता को प्रमुख प्रेरक बनाना। लक्ष्य क्या है? 50 करोड़ नागरिकों जो या तो सहकारी क्षेत्र के सदस्य लक्ष्य 50 करोड़ नागरिकों जो या तो सहकारी क्षेत्र के सदस्य नहीं हैं या निष्क्रिय हैं को सक्रिय भागीदारी में लाना। नीति में 6 रणनीतिक मिशन स्तंभ की परिकल्पना की गई है। विधायी एवं संस्थागत सुधार, सहकारी विकास के रणनीतिक स्तंभ ये हैं। नीति की अन्य प्रमुख विशेषताओं में शामिल है विधायी एवं संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, स्वायत्तता और व्यापार करने में सुगमता के लिए राज्यों को सहकारी कानूनों में संशोधन करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरी विशेषता है वित्तीय सशक्तिकरण।
सहकारी करों में कमी लाना और सहकारी समितियों को कॉरपोरेट के लिए उपलब्ध क्षेत्रक विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए पात्र बनाना। नेक्स्ट है व्यावसायिक इकोसिस्टम का विकास। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को कम से कम एक आदर्श सहकारी गांव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, भारत ब्रांड के तहत ब्रांडिंग का समर्थन करना आदि। भविष्य की तैयारी और प्रौद्योगिकी। एग्री स्टैक और डेटाबेस के साथ एकीकृत एक राष्ट्रीय सहकारी स्टैक को विकसित करना। नए क्षेत्रक, ये भी एक विशेषता है। स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी सहित नए क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विस्तार पर विचार करना। समावेशिता, महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की समावेशी भागीदारी को बढ़ावा देना। अन्य वर्ष 2034 तक अन्य क्या वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्र के केवल घरेलू उत्पादन में योगदान को तिगुना करना, सहकारी समितियों की संख्या 30% की वृद्धि करना आदि। अब अगर देखें सहकारी विकास के रणनीतिक स्तंभ क्या है? युवा सहभागिता, क्षेत्रक विविधीकरण, समावेशिता और पहुंच, भविष्य की तैयारी, उत्साह और नवाचार, आधारभूत संस्थाएं। कार्यान्वयन। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वयन प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वयन इसका कैसा होगा? सहकारिता मंत्रालय के अंदर कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। निगरानी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाली सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा निगरानी, सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा निगरानी की जाती है। भारत में सहकारिता उत्पत्ति कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 के साथ। परिभाषा, यह व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ होता है। मतलब कि भारत में सहकारिता की परिभाषा को अगर हम परिभाषित करें तो यह व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ होता है। ये संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से सदस्य नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी साझी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं। अब भारत में सहकारिता की स्थिति क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। इनमें 2 लाख क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जैसे पीएसीएस क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर ऋण समितियां हैं। ये प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। 6 लाख नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जैसे उपभोक्ता समितियां, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स आदि शामिल हैं। भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये कि भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। शीर्ष 3 सहकारी क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे बड़े हैं भारत में आवास हो गया, ये सबसे बड़ा और ये सहकारी क्षेत्र है। डेयरी और तीसरा है प्राथमिक कृषि ऋण समिति। ये जो 3 क्षेत्र हैं सहकारी समिति जो शीर्ष पर है, वो सबसे बड़े हैं। ये संवैधानिक स्थिति क्या है? 97वें संविधान संशोधन 2011 ने निम्नलिखित प्रावधानों के साथ सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। 2011 में इसमें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल जो 19(1) है उसका सी सेक्शन में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। डीपीएसपी में देख लेते हैं, राज्य की नीति निदेशक तो सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। ये डीपीएसपी में जोड़ा गया था सहकारिता को। नया भाग 9th B सहकारी गवर्नेंस के लिए संविधान में अनुच्छेद 243ZH से 243ZT जोड़े गए। गवर्नेंस या शासन संरचना, बहुराज्य सहकारी समितियां ये संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आती हैं तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 2002 द्वारा शासित होती हैं। राज्य सहकारी समितियां ये क्या है? ये संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं तथा संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा शासित होती है। सहकारी समिति का महत्व, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का उत्थान,
पहला महत्व ये है, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का उत्थान में बड़ा महत्व है सहकारी समितियों का। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर, उदाहरण के लिए भारत की लगभग 1/3 ग्रामीण आबादी सीधे सहकारी समितियों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है किसानों की आय में वृद्धि, संसाधनों के एकत्रीकरण में सक्षम बनाकर और सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि करके। उदाहरण के लिए गुजरात का अमूल मॉडल। सहकारी समितियों का समाज पर प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण। उदाहरण के लिए सेवा सहकारी बैंक सूक्ष्म वित्त को सक्षम बनाता है, इससे महिलाओं को रोजगार और लैंगिक समानता मिलती है। सतत विकास, उदाहरण के लिए केरल की उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति अवसंरचना के विकास में हरित प्रथाओं का कार्यान्वयन आदि। मजबूत सामुदायिक संबंध, सहकारी समितियां सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती हैं, जिससे सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है। मूल्य में संचार, समानता, एक व्यक्ति एक वोट प्रणाली समानता सुनिश्चित करती है। नेतृत्व, सहकारी समितियां लोकतांत्रिक तरीके से नेताओं का चुनाव करती हैं, इससे नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कई विधायक सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सहकारी समितियों के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सीमित क्षमता और संसाधन, ये पहली चुनौती है। विशेष रूप से उभरती या ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में सहकारी समितियों के पास प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण एवं तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक दलों और नेताओं का हस्तक्षेप अक्सर पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा अकुशलता को जन्म देता है। जटिल विनियामक आवश्यकताएं, यहाँ नौकरशाही से जुड़ी हुई बाधाओं और सहकारी समितियों के धीमे विकास का कारण बनती है। डिजिटल उपकरणों से परिचित न होना, ये भी एक चुनौती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल 45% सहकारी सदस्य ही डिजिटल उपकरणों से परिचित हैं। क्षेत्रीय असंतुलन, शीर्ष 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सभी सहकारी समितियों का 57% हिस्सा है। अन्य चुनौतियां क्या हैं? कुशल कार्यबल की कमी, सहकारी समितियों के बीच सहयोग का अभाव, सीमित सदस्यता व संसाधन आदि। अब निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है इसका। अवसंरचना को बढ़ावा देने और उन्नत तकनीक तक पहुंच प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके सहकारी समितियों को मजबूत किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर की अगर भागीदारी हो जाए तो सहकारिता समितियों को मजबूत किया जा सकता है, सीधी सी बात कही गई है। इसके अतिरिक्त समावेशिता को बढ़ावा देकर, कमजोर समाजों को एकजुट करके और सहकारी शासन सूचकांक तथा सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे उपायों के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करके भी सहकारी समितियों को मजबूत किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंचायती राज संस्थाओं का वित्त पोषण, PRI फाइनेंसेस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फाइनेंसेस। आखिर ये सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निधियों के अंतरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देखते हैं इसके अन्य तथ्य क्या हैं। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 73वें संविधान संशोधन के 3 दशक बीत जाने के बावजूद पंचायतों को 3FS कार्य, निधि और पदाधिकारी का हस्तांतरण अभी भी अधूरा, बिखरा हुआ एवं राज्यों के स्तर पर असमान बना हुआ है। इसके अलावा इसमें पंचायती राज संस्थाओं के सामने अभी भी मौजूद वित्तीय समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अब एक बार देखने की ये है कि पंचायती राज संस्थाओं के जो राजस्व कहाँ से इकट्ठा होता है। इसमें दिखाया गया है करों का बंटवारा और अनुदान, केंद्र एवं राज्य सरकारों से मिलने वाला अनुदान है जो इसका एक स्रोत है। स्वयं के राजस्व स्रोत है। संविधान का अनुच्छेद 243H पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने एवं आवंटित करने का अधिकार देता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने, आवंटित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो
अनुच्छेद 243H के अंतर्गत दिया गया है। अन्य स्रोत क्या है? पंचायतों का केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए भी धन मिलता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो मैंने अभी बताया, और ये भी पूछ सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के स्रोत कौन कौन से हैं। तो करों का बंटवारा और अनुदान हो गया, स्वयं के राजस्व स्रोत हो गए, और इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के वित्त पोषण संबंधी मुद्दे क्या हैं? पीआरआईस को घटता बजटीय आवंटन, लगातार आने वाले केंद्रीय बजटों के पीआरआईस के लिए आवंटित निधियों में कमी की है। इससे राजकोषीय विकेंद्रीकरण को खतरा पैदा हो गया है। बंधे और खुले अनुदानों में असंतुलन, 15वें वित्त आयोग के तहत पीआरआईस को दिए जाने वाला अनुदान दो भागों में बांटे गए हैं। बिना शर्त अनुदान 40%, स्थानीय जरूरतों के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। ये बिना शर्तों के होगा, जो स्थानीय जरूरतें हैं उनको उपयोग कर सकते हैं आप। सशर्त अनुदान क्या होता है? 60% जो अनुदान होगा स्वच्छता जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के उपयोग किया जाता है। जो 60% अनुदान है वो किसी विशिष्ट कार्य के लिए होगा, जैसे स्वच्छता हो गया, इसके लिए होगा। हालांकि इसका कई बार पूर्ण उपयोग भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल बात सही है। पंचायती चुनाव में देरी, ऐसा कानून या प्रशासनिक बाधाओं के कारण होता है। जैसे तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण के कारण में देरी हुई, यहाँ यह निधियों के प्रभावी उपयोग में एक बड़ी बाधा है। जिला नियोजन समिति डीपीसी के कामकाज में समस्याएं, इसके परिणाम स्वरूप खंडित नियोजन और निधियों का कम उपयोग हुआ है। नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए राज्य द्वारा जिला स्तर पर डीपीसी की स्थापना की जाती है। राज्य वित्त आयोग का अनियमित गठन, संवैधानिक आदेशों के बावजूद केवल 9 राज्यों ने ही छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। इसके परिणाम स्वरूप पीआरआईस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को वित्तीय अंतरण में देरी हो रही है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने में खराब अनुपालन एक कारण ये भी है। इसमें पीआरआईस को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान जारी करने में बाधा आई है। नेक्स्ट, स्वयं के स्रोतों से कम राजस्व सृजन, स्वयं के स्रोतों से कम राजस्व सृजन हो रहा है, ये कारण ये भी है। आरबीआई के अनुसार पंचायत उनके कुल राजस्व का केवल 1.1% ही अपने स्वयं के स्रोतों से सृजित कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप इनकी वित्तीय स्वायत्तता कम हुई है। पीआरआईस के लिए वित्त का महत्व, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए वित्त का महत्व क्या है? ग्रामीण विकास, अगर वित्त होगा तो ग्रामीण का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, सतत विकास लक्ष्य को जो रखे गए हैं 17 उनको पाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य में इसका महत्व है, शिक्षा में महत्व है, महिला सशक्तिकरण में महत्व है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त का क्या महत्व है, ग्रामीण विकास में क्या महत्व है। पीआरआईस वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करके और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़कर केंद्र एवं राज्य की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। कृषि विकास में पीआरआईस सहकारी कृषि विकास का समर्थन करती है, जैसे पंचायत स्तर पर शुरू किया गया अमूल, सामाजिक वानिकी जैसी संधारणी प्रथाओं का आदि का समर्थन आदि। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, पंचायतें एसडीजीज के स्थानीयकरण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। अगर उनके पास पर्याप्त वित्त होगा तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें आसानी होगी। स्वास्थ्य, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्वास्थ्य केंद्रों, क्लिनिकों और औषधालयों को रखरखाव एवं स्थापना करके तथा स्थानीय स्वास्थ्य समुदाय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण आदि प्रदान करके स्वास्थ्य में योगदान देती हैं। आरबीआई के अनुसार जिन राज्यों की पंचायतों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता में उच्च अंक मिले हैं, वहां ग्रामीण शिशु मृत्यु दर भी कम हुई है। आरबीआई ने कहा है कि जिन राज्यों की पंचायतों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की उच्च अंक मिले हैं, उनमें ग्रामीण शिशु मृत्यु दर कम हुई है। शिक्षा, पीआरआई शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण और रखरखाव, आजकल जैसे देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो सरकारी विद्यालय हैं,
संस्थान है वो देखिए कितने जर्जर हो चुके हैं। अगर वहाँ पर अगर वित्त होगा पर्याप्त तो शैक्षणिक संस्थान हमारे सशक्त होंगे, उनका निर्माण अच्छा होगा। नामांकन को प्रोत्साहित करने, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने, शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी करने आदि के लिए जिम्मेदार होती है। महिला सशक्तिकरण, पीआरआईस महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण निर्धारित करके पीआरआईस महिलाओं के 1/3 आरक्षण निर्धारित करके शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती है। अब देखिए 2025 में ये पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण निर्धारित करके शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती है। अध्ययनों से पता चला है कि जब महिलाएं स्थानीय शासन में शामिल होती हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल कल्याण जैसे नीतिगत क्षेत्रों में अक्सर महिलाओं की जरूरतों पर विशेष ध्यान के साथ सुधार होता है। पीआरआईस की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत लेखाओं का ऑनलाइन एडिट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये एक पहल है पंचायती राज की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए। स्वयं के राजस्व स्रोतों के राजस्व वृद्धि, स्वामित्व, डेटा का उपयोग संपत्ति पर निर्धारण के लिए किया जाता है। जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि को पीआरआईस के साथ साझा किया जाता है। पीआरआईस के लिए रैंकिंग प्रणाली, कार्य निष्पादन अनुदान हेतु पात्रता मानदंड तय करना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सभी जीपीडीपीएस अपलोड की जाती है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें, पुनः आवंटन लचीलापन, वित्त के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य देशों के लिए भी सशर्त निधियों के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। पिछड़ेपन क्षेत्र जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित सूत्र आधारित तंत्र के माध्यम से समय पर और पर्याप्त सशर्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। चुनाव में देरी की स्थिति में निरंतरता, जिस तरह से चुनाव देर से हो रहे हैं उनको रेगुलर करना चाहिए। चुनाव समय पर होने चाहिए, हालांकि अपरिहार्य देरी की स्थिति में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि स्पष्ट रूप से परिभाषित जिम्मेदारियों के साथ एक नामित प्रतिनिधि की नियुक्ति करनी चाहिए। एक सिफारिश ये भी है, राज्य वित्त आयोगों का नियमित गठन, राज्य वित्त आयोगों का समय पर गठन करने और एक समान सरल प्रारूपों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम स्तर पर राज्यों को शामिल करना चाहिए। समय पर जीपीडीपीएस अपलोड सुनिश्चित करना चाहिए। जीपीडीपीएस की उचित तैयारी और प्रस्तुति के लिए पंचायतों सदस्यों को प्रशिक्षित करना तथा उन्हें ब्लॉक जिला योजनाओं के साथ संरेखित करना। समय पर जीपीडीपीएस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अपलोड सुनिश्चित करना। जीपीडीपीएस की उचित तैयारी और प्रस्तुति के लिए पंचायतों सदस्यों को प्रशिक्षित करना तथा उन्हें ब्लॉक जिला योजनाओं के साथ संरेखित करना। पर्याप्त हस्तांतरण, प्रत्येक राज्य द्वारा पीआरआईस को शक्तियों को हस्तांतरण के लिए एक समयबद्ध रोडमैप तैयार करना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे स्थानीय कार्मिकों पर प्रशासनिक नियंत्रण पंचायतों का हस्तांतरित किया जाना चाहिए। साथ ही पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में 3FS पर प्रगति को मापने वाली हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। कार्य निधि और पदाधिकारी जो 3FS बताया था अभी ऊपर। स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन को मजबूत करना, राजस्व सृजन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। पंचायतों को अधिक शक्तियां हस्तांतरित करनी चाहिए और अच्छा प्रदर्शन करने वाले पीआरआईस को प्रोत्साहन करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत 5वां टॉपिक है, अंतरराज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट।
सुर्खियों में क्यों रहा है ये? केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पहरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच जल बंटवारा विवाद का समाधान करने के लिए गठित रावी और ब्यास जल अधिकरण के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। तो बेसिकली रावी और ब्यास जल अधिकरण के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, इसलिए सुर्खियों में है। यह अधिकरण 1986 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित किया गया था। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? इसके अलावा केंद्र सरकार पोलावरम, बनकाचेरला लिंक परियोजना और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के बीच लंबित अन्य अंतर्राज्यीय जल मुद्दों से जुड़ी चिंताओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन करेगी। इसके अतिरिक्त उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने महानदी जल विवाद, तो बेसिकली अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तो महानदी जल विवाद किस किस स्टेट के बीच में है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है ये विवाद। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने महानदी जल विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है। भारत में अंतरराज्यीय जल विवाद का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से जुड़ा है। बहुत पुराना ये विवाद रहा है और अब तक चला आ रहा है, जब ब्रिटिश नियंत्रित मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच कावेरी जल विवाद हुआ था। अंतरराज्यीय जल विवाद के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? नदी जल संसाधनों तक असमान पहुंच, भौगोलिक कारक है ये। जब कोई नदी दो राज्यों से होकर बहती है तो सामान्यतः नदी के उद्गम स्रोत जहां से निकल रही है के निकटवर्ती राज्य को अधिक लाभ होता है। इससे नदी के उद्गम स्रोत के निकटवर्ती राज्य और नदी के उद्गम स्रोत से दूर अवस्थित राज्य के बीच विषमता उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है जहां से नदी निकलती है वहां पानी का ज्यादा होता है भंडारण, तो वहां पर पानी का दोहन ज्यादा हो जाता है और नीचे जैसे जैसे उतरती जाती है नदी वैसे वैसे वितरण असमान होता चला जाता है। राज्य पुनर्गठन, स्वतंत्रता के बाद राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन ने नदी बेसिन आधारित सीमा वितरण पर कम जोर दिया है। बढ़ती मांग, एक कारक ये भी है बढ़ती मांग। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कृषि विस्तार, शहरीकरण और आर्थिक विकास ने जल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की। विकास परियोजनाएं, जब कोई राज्य बड़ी जल परियोजनाएं जैसे बांध बनाना, ये एक बड़ी परियोजना है, शुरू करता है तो दूसरे राज्यों के साथ विवाद खड़े हो जाते हैं, जैसे नर्मदा, कावेरी आदि नदी बेसिन विवाद हुआ। जल प्रशासन की बिखरी हुई व्यवस्था, केंद्र सरकार अंतरराज्यीय जल विवादों के प्रबंधन के लिए कोई ठोस ढांचा नहीं है। राज्य सरकार जल प्रबंधन को लेकर अलग अलग और संकीर्ण सोच है। अवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? नदी बेसिन, पूरे नदी क्षेत्र के आधार पर पानी का प्रबंधन नहीं किया जाता। उचित आंकड़ों का अभाव है। नदी के बहाव, नदी में पानी की मात्रा आदि के आंकड़े अलग अलग तरीके से इकट्ठा होते हैं, जिसमें विवाद और गहराते हैं। विवाद समाधान हेतु कानूनी और संवैधानिक ढांचा, अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 262 संसद कानून द्वारा किसी भी अंतरराज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 262 संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विषय संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने निम्नलिखित दो कानून बनाए हैं। नंबर 1, नदी बोर्ड अधिनियम 1956। ये क्या कहता है? यह अधिनियम केंद्र सरकार को राज्यों के साथ परामर्श से अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए नदी बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। दूसरा क्या है? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956।
राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के न्याय निर्णयन के लिए एक अधिकरण स्थापित कर सकती है। 7वीं सूची, संघ सूची की प्रविष्टि 56। केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन एवं विकास कर सकती है। राज्य सूची की प्रविष्टि 17। राज्य जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी एवं तटबंधों, जल भंडारण और जल शक्ति विषयों पर कानून बना सकते हैं। हालांकि ये विषय सूची की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है। ISWD के समाधान में चुनौतियां क्या है? अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है उसके समाधान में चुनौतियां क्या है? विलंब, अत्यधिक देरी एक प्रमुख मुद्दा है जो निम्नलिखित 3 मुख्य क्षेत्रों में होती है। अधिकरणों का गठन, अधिकरण के निर्णय की अवधि, निर्णय की अधिसूचना और प्रवर्तन। अधिकरण का गठन क्या है? उदाहरण के लिए दशकों से लंबित अनुरोधों के बाद कावेरी अधिकरण का गठन 1990 में किया गया था। अधिकरण की निर्णय की अवधि, उदाहरण के लिए नर्मदा 9 वर्ष, कृष्णा 4 वर्ष और गोदावरी 10 वर्ष आदि। निर्णय की अधिसूचना और प्रवर्तन, अधिकरणों का आदेश सरकारी गजट में देर से प्रकाशित होता है। उदाहरण, कृष्णा विवाद में 3 साल लग गए, गोदावरी विवाद में 1 साल की देरी हुई। इससे फैसलों को लागू करने पर भी अनिश्चितता बनी रहती है। ISRWD अधिनियम 1956 निर्दिष्ट करता है कि किसी अधिकरण का निर्णय एक बार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश या डिक्री के समान ही प्रभाव होगा। राजनीतिकरण, जल विवादों को अक्सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से निपटाया जाता है, जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की अनदेखी की जाती है। हितधारकों की भागीदारी का अभाव, पारंपरिक दृष्टिकोण अक्सर राज्य सरकारों, स्थानीय समुदायों, देशज आबादी और अन्य हितधारकों के हितों एवं चिंताओं की अनदेखी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, राज्यों द्वारा मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने से अधिकरणों का निर्णय व्यवहारिक रूप से अप्रभावी हो जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मूल विवाद का निर्णय नहीं कर सकता, वह अधिकरण के निर्णयों की व्याख्या कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो पक्षों को आगे स्पष्टीकरणीय अधिकरण के पास वापस भेज सकता है। उदाहरण के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 2007 में अपनी रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत कर दिए थे। इसके अलावा संबंधित राज्यों ने कावेरी अधिकरण की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की थी। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने जल वितरण संबंधी इस विवाद पर अंतिम निर्णय दिया है, जिसमें जल आवंटन में मामूली बदलाव भी शामिल है। ISW के समाधान हेतु किए गए अन्य उपाय। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 ये क्या कहता है? अंतर्राज्यीय विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए विवाद समाधान समिति बनाई जाएगी। बहुपीठों वाले एकल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की जाएगी। निर्णय पूरा करने के लिए सख्त समय सीमा होगी। प्रत्येक नदी बेसिन के लिए केंद्रीय स्तर पर डेटा बैंक होगा। नेक्स्ट है ड्राफ्ट नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक 2018। इसका उद्देश्य क्या था? यह विधेयक भागीदारी, सहयोग, जल के न्याय संगत और सतत उपयोग, एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन आदि के सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। नदी बेसिन मास्टर प्लान का निर्माण, नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना। राष्ट्रीय नदी जोड़ों परियोजना, इसका उद्देश्य जल अधिशेष क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्र में जल स्थानांतरित करना है। इससे अंतर्राज्यीय जल विवादों में संभावित रूप से कमी आएगी। आगे की राह, सहकारी संघवाद, केंद्र सरकार को राज्यों के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए मध्यस्थ और सुविधाकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए, तभी ये विवाद सलट पाएगा। ISWDs पर आधारित पर संवाद और चर्चा के लिए नीति आयोग के तहत एक मंच का गठन करना चाहिए। नीतिगत हस्तक्षेप क्या होना चाहिए?
ISWDs को अंतरराज्यीय परिषद के अंतर्गत लाना चाहिए। अनुच्छेद 263 चाहिए। अनुच्छेद 263 अधिकरणों के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन करना चाहिए। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक और नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक 2018। विवाद समाधान में तेजी लाने तथा मौजूदा अधिकरण प्रणाली में विलंब को दूर करने के लिए इन प्रस्तावित कानूनों पर परामर्श किया जाना चाहिए। डेटा बैंक और सूचना प्रणाली नदी घाटियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटा बैंक और सूचना प्रणाली बनाई जानी चाहिए ताकि बेहतर निर्णय लिए जा सके। नदी बेसिन से जुड़े हुए डेटा को एकत्र करने, जल प्रवाह का प्रबंधन करने और नदी जल के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए AI का उपयोग करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना चाहिए। हितधारक जुड़ाव होना चाहिए। जल संसाधनों की योजना बनाने और प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो ये रहा हमारा 5वां टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। अब हम लोग चलते हैं छठे टॉपिक की ओर, भारत में राजनीति की लागत, कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने वेस्टमिंस्टर फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी के साथ मिलकर भारत में राजनीति की लागत पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रस्तुत किया है। इस केस स्टडी का मुख्य केंद्र बिंदु राजनीतिक पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा किया जाने वाला भारी भरकम खर्च है। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर। चुनाव अभियान खर्च में बहुत अधिक वृद्धि। लोकसभा चुनाव में बड़े दलों के प्रत्याशी औसतन 5 से 10 करोड़ रुपए तक व्यय करते हैं। प्रतिस्पर्धी अथवा संपन्न राज्यों जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में यह आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, नियमित राजनीतिक गतिविधियों का बढ़ता खर्च। इसमें सामुदायिक आयोजनों में उपस्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सहायता करना और दल की गतिविधियों को निरंतर चलाना जैसे नियमित खर्चे शामिल हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर व्यय, तकनीकी विशेषज्ञों का काम पर रखना, इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान करना और ऑनलाइन विज्ञापनों पर खर्च करना आवश्यक हो गया है। हालांकि यह पारंपरिक तरीकों जैसे रैलियों, परिवहन और कार्यकर्ताओं पर होने वाले खर्च से अब भी कम है। मतदाताओं को प्रलोभन देने की बढ़ती प्रवृत्ति। चुनावों के ठीक पहले नकद या अन्य वस्तुओं के वितरण का चलन तेजी से बढ़ा है। इससे प्रतिस्पर्धा में अनिच्छुक उम्मीदवार पर भी ऐसा करने का दबाव बनता है। राजनीतिक खर्च को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक। चुनाव से पहले जनता तक पहुंच बनाना। अभियान राजनीतिक खर्च को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक। चुनाव से पहले जनता तक पहुंच बनाना, अभियान के लिए लॉजिस्टिक्स प्रबंधन, मीडिया में प्रचार और समर्थकों के नेटवर्क को बनाए रखने के लिए चुनावी संरक्षण जैसे कारक इस लागत को बढ़ाते हैं। वित्तीय संसाधनों के स्रोत। मुख्य स्रोत उम्मीदवार की अपनी संपत्ति तथा परिवार, मित्रों और समर्थकों द्वारा दिया गया योगदान। अन्य स्रोत क्या है? व्यावसायिक समूहों से उधार, क्राउड फंडिंग और अपनी संपत्ति बेचकर या ऋण लेकर धन जुटाना। अधिकांश राजनीतिक दल यह अपेक्षा करते हैं कि उम्मीदवार अपने चुनाव का खर्च स्वयं उठाए। यह व्यवस्था धनी और वंशवादी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाती है तथा हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए राजनीति में प्रवेश कठिन बनाती है। अब देखते हैं महंगे चुनावों के दुष्परिणाम। शासन व्यवस्था पर प्रभाव। बढ़ता व्यापार, राजनीतिक गठजोड़। जब चुनावों में कारपोरेट जगत का धन लगता है तो नीतियां आम जनता की बजाय वित्त पोषकों के हितों की ओर झुक जाती हैं, जिससे सामाजिक असमानता और बढ़ती है।
जैसे करों में छूट, नियमों में ढील आदि। खनन, कोयला और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों के अमीर कारोबारी अब सीधे राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं तथा धन के बल पर पार्टी का टिकट या निर्दलीय जीत हासिल कर रहे हैं। कर्तव्य से ध्यान भटकना, निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विधायी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय भविष्य के चुनावों के लिए धन जुटाने और पिछले चुनावी खर्चों की भरपाई करने में लगे रहते हैं। भ्रष्टाचार का जोखिम, चुनावी अभियानों में काले धन का बढ़ता उपयोग चुनावी भ्रष्टाचार की नींव रखता है। उल्लेखनीय है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96वें स्थान पर था। तो ये सीधे सीधे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है पीसीएस में कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? तो 96वां 96 स्थान था। लोकतांत्रिक अखंडता पर प्रभाव, जनता के विश्वास में कमी, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता न होने से पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर से मतदाताओं का विश्वास कमजोर होता है और वे इससे विमुख हो सकते हैं। सत्ता का केंद्रीकरण, बड़े दल भारी फंडिंग के दम पर बड़े पैमाने पर वोट खरीदने और व्यापक मीडिया अभियान चलाने में सक्षम होते हैं। इससे छोटे और क्षेत्रीय दलों को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर नहीं मिल पाता, जिससे मतदाताओं के पास विकल्पों की कमी हो जाती है। वंचित वर्गों के लिए बाधा, एक प्रभाव ये भी है। चुनावी खर्च इतना अधिक हो गया है कि यह महिलाओं, युवाओं और सामान्य पृष्ठभूमि के योग्य उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी बाधा बन गया है। आगे की राह क्या है, ये भी देख लेते हैं। व्यय सीमाओं का कठोरता से अनुपालन करना चाहिए। भारतीय निर्वाचन आयोग को उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए अधिक संसाधन, शक्ति और न्यायिक समर्थन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम में सभी स्तरों के चुनावों में खर्च की सीमाएं और ऑडिट बहुत सख्ती से लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को संवैधानिक दायरे में लाना। दलों को एक औपचारिक विनियामक और संस्थागत जांच के अधीन लाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, चुनावों का राजनीतिक वित्तपोषण, कारपोरेट प्रभाव को सीमित करने और छोटे दलों को समान अवसर देने के लिए प्राप्त मतों के अनुपात में पार्टियों को सरकारी फंडिंग दी जाती है, जैसे कनाडा और जर्मनी में होता है। इस विचार का समर्थन कई समितियों ने किया है, जैसे चुनाव के राजकीय वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति जो 1998 में बनी, चुनावी कानून में सुधार पर विधि आयोग की रिपोर्ट 1999, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2001, द्वितीय प्रशासनिक सुधार 2008 आदि। मतदाताओं के बीच जागरूकता का प्रसार, चुनावों में धन बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए नागरिक समाज, मीडिया और ईसीआई को मिलकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। दान दान की जानकारी तत्काल सार्वजनिक करना, पारदर्शिता को अधिकतम करने के लिए दान मिलते ही उसकी जानकारी सार्वजनिक करने का प्रावधान लागू किया जा सकता है, अमेरिकी मॉडल की तरह। जैसा अमेरिका में होता है, अगर कोई फंडिंग होती है तो वो पब्लिश कर दी जाती है। निष्कर्ष, संक्षेप में भारत की चुनावी वित्त पोषण प्रणाली अत्यधिक खर्च, कुछ हाथों में संसाधनों के संचय और काले धन के व्यापक इस्तेमाल जैसी गंभीर समस्याओं से ग्रस्त है। यह स्थिति देश के लोकतंत्र, शासन प्रणाली और सामाजिक समानता के लिए एक बड़ा संकट है। अतः लोकतंत्र की सुरक्षा हेतु कारपोरेट चंदे पर कड़े नियम बनाने जैसे तत्काल और व्यापक सुधारों की अविलंब आवश्यकता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 7th टॉपिक पे, मताधिकार हेतु आयु सीमा में कटौती, लोअरिंग ऑफ द एज फॉर वोटिंग। आखिर ये सुर्खियों में क्यों रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति देखी जा रही है, जहां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, एस्टोनिया, अर्जेंटीना और निकारागुआ जैसे कई राष्ट्रों ने अपने नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु
18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष निर्धारित कर दी है। इसके अन्य संबंधित तथ्य क्या है? इसी क्रम में हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा भी मताधिकार की आयु को 18 से 16 वर्ष करने की घोषणा कर दी गई है। कुल मिला के ये इन सारे देशों ने क्या किया है, मताधिकार की आयु को घटा के 18 वर्ष से 16 वर्ष कर दी गई है। इसी दिशा में भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष करने के लिए अनुच्छेद 326 में संशोधन हेतु एक संविधान संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत किया गया था। जैसे कि अन्य देशों में 18 से 16 वर्ष की आयु की घोषणा कर दी गई है, भारत में 18 वर्ष से 17 वर्ष करने के लिए घोषणा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह एक गैर सरकारी सदस्य विधेयक था। भारत में मतदान की आयु से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? देखिए, पीछे जैसे प्रीलिम्स में एग्जाम में आ सकता है कि 18 वर्ष 17 वर्ष घटाने की जो विधेयक प्रस्तुत किया गया वो कब किया गया, 2020 में किया गया है, किस अनुच्छेद में संशोधन हेतु किया गया है, तो अनुच्छेद 326 में संशोधन हेतु किया गया था। ये भी पूछ सकता है कि सब पॉइंट में दे सकता है कि यह किस तरीके का विधेयक था, तो यह एक गैर सरकारी सदस्य विधेयक था। इस तरीके से आप बता सकते हैं। भारत में मतदान की आयु से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 देश के प्रत्येक उस नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। भारत में अमूमन क्या है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है अगर आपने, तो आप वोट डाल सकते हैं। भारत में मतदान की आयु को 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ये बहुत बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, आरओ में क्वेश्चन आ चुका है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 द्वारा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया। तो क्वेश्चन आता है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम, तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। मतदान का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में, जिसे संसद में साधारण कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये सारे पॉइंट मतदान की आयु से संबंधित ये सारे पॉइंट वाइज में देख करके प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आपके। अब आइए बात करते हैं मतदान की आयु कम करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या क्या है। पक्ष में तर्क पक्ष में तर्क में पहला पॉइंट है बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक क्षमता। विशेषज्ञों का एक वर्ग यह मानता है कि 16 वर्षीय किशोरों में राजनीतिक मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु आवश्यक संज्ञानात्मक परिपक्वता एवं तार्किक क्षमता विकसित हो जाती है। विपक्षी लोग क्या कह रहे हैं? अपरिपक्वता एवं सूचना का अभाव। आलोचकों का मत है कि किशोरों में अपेक्षित परिपक्वता, संरचनात्मक गहराई और राजनीतिक जागरूकता का अभाव होता है। इससे वे राजनीतिक हेरफेर के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत जैसे देश में जहाँ पर शिक्षा का भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं हावी होती है। इसको सोचने का विषय है ये। अंतर पीढ़ीगत न्याय का सिद्धांत। वर्तमान व्यवस्था में कई देशों में वयस्कों के लिए मतदान की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, जबकि युवाओं को 18 वर्ष तक बाहर रखा जाता है। यह एक ऐसा पूर्वाग्रह रचता है जहां राजनीतिक तंत्र वृद्ध मतदाताओं को पक्षधर हो जाता है। इससे भविष्योन्मुखी नीतियों के निर्माण में बाधा आती है। मतदान के प्रति उदासीनता। विपक्ष में तर्क क्या कह रहा है? 2024 के लोकसभा चुनावों के आंकड़े दर्शाते हैं कि 18 से 19 आयु वर्ग के 40% से भी कम युवाओं ने मतदान के रूप में पंजीकरण कराया था, जो कम राजनीतिक रुचि को इंगित करता है। पक्ष में तर्क क्या कहता है? नीतियों पर सकारात्मक प्रभाव। आयु सीमा घटाने से राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्रों में बाल अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे विषयों को अधिक प्रमुखता देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
विपक्ष में तर्क कहता है अन्य कानूनी आयु सीमाओं से टकराव। यदि मतदान की आयु घटाई जाती है तो यह विवाह, वाहन चलाने, मद्यपान करने, सैन्य सेवा या स्वयं चुनाव लड़ने जैसी अन्य गतिविधियों के लिए निर्धारित कानूनी आयु को भी कम करने को बहस जन्म देती है। जाहिर सी बात है इन सभी चीजों में भी अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ जाएगी। फिर लोकतांत्रिक भागीदारी प्रतिनिधित्व का विस्तार है। पक्ष में तर्क क्या है इसमें? कम उम्र में मतदान का अधिकार देने से युवाओं में नागरिक जिम्मेदारी की भावना जल्दी विकसित होगी। मतदान एक आदत बनेगी तथा इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होगी। विपक्ष में तर्क क्या कह रहे हैं? प्रशासनिक और लॉजिस्टिक बोझ। 16 से 17 वर्ष के किशोरों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी पंजीकरण अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। इससे सरकारी खजाने पर भार और प्रशासनिक जटिलता दोनों में वृद्धि होगी। चलिए आइए देखते हैं कि पक्ष विपक्ष तर्क के बहस के बावजूद निष्कर्ष क्या निकलता है। मताधिकार की आयु घटाने संबंधी विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए यह अनिवार्य है कि इससे जुड़े सभी प्रयास साक्ष्य आधारित हों तथा निर्णय प्रक्रिया में स्वयं किशोरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। विद्यालय में दी जाने वाली आरंभिक व व्यापक नागरिक शिक्षा और निरंतर चलने वाले पंजीकरण अभियान युवाओं एवं प्रवासी आबादी के बीच राजनीतिक चेतना जागृत करके व्यापक लोकतांत्रिक सहभागिता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस तरह से इस निष्कर्ष के आधार पर हम पक्ष विपक्ष को संतुलित कर सकते हैं और अपना विचार दे सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का 8वां टॉपिक है हमारा संक्षिप्त सुर्खियां। पहला टॉपिक है संक्षिप्त सुर्खियों में सदन में व्यवधान, डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट। 17वीं लोकसभा के सत्र में लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का 88% कार्य किया, जबकि राज्यसभा ने अपने निर्धारित समय का 73% कार्य किया है। 1950 के दशक में भारतीय संसद की बैठक प्रतिवर्ष 120 से 140 दिनों के लिए होती थी, जबकि यह घटकर 60 से 70 दिन जबकि अब यह घटकर 60 से 70 दिन रह गई है। अब इन व्यवधानों के पीछे क्या कारण है कि इतने दिन कम हो गया है सत्र? तो विपक्षी दल जनता के बीच ज्यादा प्रचार और पहुंच प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट है दल विरोधी कानून सांसदों को पार्टी व्हिप का पालन करने के लिए बाध्य करता है। व्यवधान विवादास्पद राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों के कारण उत्पन्न होते हैं जो जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये भी एक व्यवधानों में कारण है। राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि का अर्थ है बहस का कम समय और असूचीबद्ध मुद्दों के कारण ज्यादा व्यवधान। असूचीबद्ध मुद्दों के कारण ज्यादा व्यवधान, ये व्यवधान रहे हैं, ये कारण रहे हैं जिसके पीछे समय घटा है। संसदीय व्यवधान से उत्पन्न समस्याएं। संसद में जो व्यवधान होंगी उनसे कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी, जैसे लोकतांत्रिक जवाबदेही का कमजोर होना, मौद्रिक लागत, संसद में जनता के विश्वास में कमी, ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। चलिए एक एक करके हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। संसदीय बहसों से निर्वाचित नेता सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन व्यवधान इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करते हैं। दूसरा है मौद्रिक लागत। संसद चलाने की लागत लगभग 2.5 लाख प्रति मिनट होती है। संसद में जनता के विश्वास में कमी। बार बार व्यवधान के कारण सांसदों का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने से हटकर कार्यवाही को रोकने पर केंद्रित हो जाता है। ये इस तरीके की समस्याएं, अगर संसदीय व्यवधान होगा तो इस तरीके की समस्या उत्पन्न होगी और सीधे सीधे इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो ऐसे मुद्दों पर बहस न करके बेकार की चीजों में उलझेंगे और मेन जो ज्वलंत मुद्दे होंगे उनसे ध्यान भटकेगा और उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। संसद में व्यवधानों को दूर करने के लिए अपनाए जा सकने वाले उपाय क्या क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष के लिए समर्पित समय सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद विपक्ष द्वारा एजेंडा तय करने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिन का समय निर्धारित करती है। नेक्स्ट है नैतिक समितियों को मजबूत करना।
इससे व्यवधानों की निगरानी करने और रिपोर्ट करने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक संसदीय कैलेंडर। ये भी एक उपाय है। सीमित लचीलेपन के लिए बैठकों का कैलेंडर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में घोषित किया जाना चाहिए। अगर ये 3 चीजें उपाय कर लेते हैं तो काफी हद तक संसद में जो व्यवधान हो रहे हैं उनसे निदान मिलेगा। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों का हटाना, रिमूवल ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी। विभिन्न दलों के संसद सदस्यों ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया है। न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत कुल 145 लोकसभा सदस्यों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा न्यायमूर्ति वर्मा को न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए राज्यसभा के 50 से अधिक न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए राज्यसभा के 50 से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया गया है। अब न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित प्रावधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं प्रीलिम्स में। अनुच्छेद 124(4) क्या कहता है? यह कहता है कि यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है और हटाने का आधार क्या होगा? सिद्ध कदाचार और अक्षमता। अनुच्छेद 124(5) क्या कहता है? यह संसद को अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 124(4) के तहत किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच और सिद्ध करने की प्रक्रिया को कानून के जरिए विनियमन कर सकेगी। जो 124 के आधार पर इनको हटाने के लिए कहा गया है, ये उसकी जांच करेगी और उसका विनियमन कर सकेगी 124(5) में। अनुच्छेद 217(1) क्या कहता है? या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से हटाने से संबंधित है। तो 124(4) क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है और अनुच्छेद 217(1) क्या है? या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित है। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति से उसके पद से हटाया जा सकता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए 124 के खंड 4 में उपबंधित किया गया है। तो वही जो ऊपर आपने देखा अभी सिद्ध कदाचार वाला मामला है। ये कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 124(4) के खंड 4 में उपबंधित किया गया है। अनुच्छेद 218, यह अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 की प्रयोज्यता को हाई कोर्ट्स तक बढ़ाता है। ओके, न्यायाधीशों को पद से हटाने के चरण क्या है? कई एक चरण दिया गया है जिनके माध्यम से गुजरना पड़ता है किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए। प्रारंभ क्या है? लोकसभा के 100 सबसे पहले तो लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पद से हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष सभापति के समक्ष भेजा जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है समिति का गठन और जांच होती है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। जो न्यायाधीश पे जो आरोप लगते हैं उसकी जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। और इस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं? एक होता है सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होता है, किसी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होता है और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होता है। यदि समिति न्यायाधीशों को कदाचार या अक्षमता का दोष पाती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार करता है। इसके बाद क्या होता है? संसदीय अनुमोदन होगा। संसदीय अनुमोदन के तहत प्रस्ताव को पेश करने वाला सदन उसे विशेष बहुमत से पारित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? विशेष बहुमत का मतलब हुआ उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये विशेष बहुमत होता है। फिर इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहां भी इसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है। तो ये एक संसदीय अनुमोदन की एक प्रक्रिया होती है पूरी। फिर राष्ट्रपति का आदेश होता है। इसमें क्या होता है? दोनों सदनों से पारित होने के बाद पद से हटाने के लिए एक संबोधन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। इसे उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना होता है।
इसके बाद राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करता है। एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। महाभियोग जो शब्द है संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए उपयोग किया गया है, लेकिन उसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं दिया गया है। ये भी आ सकता है, महाभियोग का शब्द का उल्लेख कहाँ दिया गया है, तो कहीं भी नहीं दिया गया है। इस तरह से ये आ सकता है। अब तीसरा है हमारा सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 फ्रेमवर्क जारी किया है। अब ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक ये 8 स्तंभों पर आधारित है, जैसे प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन और पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों की क्षमता और कौशल को बेहतर बनाना। तीसरा है नेक्स्ट है संसाधन और प्रशिक्षण लक्ष्य, प्रशिक्षुओं का सहयोग, डिजिटलीकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सहयोग, प्रशिक्षण मूल्यांकन और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, संचालन और सुशासन। ये 8 स्तंभ हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय मानक उत्कृष्टता के 8 स्तंभ हैं ये। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानकों के बारे में। ये मानक मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग द्वारा विकसित किए जाते हैं। मिशन कर्मयोगी का जो उद्देश्य है, एक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना, जो प्रभावी लोक सेवा प्रदान करने तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करे। एनएससी एसटीआई के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के भीतर क्षमताओं का एक आधारभूत स्तर स्थापित करना, इन संस्थानों के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक संरचित उपकरण प्रदान करना तथा सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित करके क्षमता निर्माण को मानकीकृत करना। एनएससी एसटीआई 2.0 फ्रेमवर्क की कुछ विशेषताओं को पेश करता है, जैसे हाइब्रिड और एआई संचालित शिक्षण मॉडल्स। यह सभी स्तरों के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयुक्त एक समावेशी डिजाइन को अपनाता है तथा यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच बाधाओं को हटाकर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देता है। क्षमता निर्माण आयोग बिल्डिंग कमीशन, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, स्थापना इसकी 2021 में हुई थी। उद्देश्य क्षमता निर्माण में विश्वसनीयता लाना और साझे लाभ व साझा सहयोग पर आधारित एक समान दृष्टिकोण तैयार करना है। इसकी संरचना है, 3 सदस्यीय आयोग है। यह एक सचिव की अध्यक्षता वाले आंतरिक सचिवालय का सहयोग मिलता है। इसके सदस्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे निजी, अकादमिक और सार्वजनिक क्षेत्र और सिविल सोसाइटी से नियुक्त किए जाते हैं। सीबीसी एक स्वतंत्र संस्था है जिसके पास पूर्ण कार्यकारी शक्ति है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, सीबीसी क्या है? सीबीसी एक स्वतंत्र संस्था है जिसके पास पूर्ण कार्यकारी शक्तियां हैं। मुख्य कार्य क्या है इसके? सिविल सेवाओं पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, प्रशिक्षण संस्थानों पर कार्यात्मक निगरानी रखना और सीखने की साझा सामग्री बनाना जिसका सब लोग उपयोग कर सके, मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक क्षमता का निर्माण योजना बनाने में मदद करना, क्षमता निर्माण पहलों के लिए समन्वित और साझा दृष्टिकोण विकसित करना, कार्मिक मानव संसाधन से जुड़ी नीतियों पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सुझाव देना। ये इसके मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है हमारा बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025। हाल ही में संसद ने बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित किया है। बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 के बारे में क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसका उद्देश्य शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को अपडेट करना और सरल बनाना है। इसे इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 की जगह लाया गया है। एक आया था इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 में, उसकी जगह इसको लाया गया है। बिल ऑफ लैंडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है
जो मालवाहक कंपनी द्वारा भेजने वाले को जारी किया जाता है। तो मालवाहक कंपनी द्वारा जो भेजने वाले को जारी किया जाता है, इसमें अग्रलिखित जानकारियां शामिल होती हैं। भेजी जाने वाली वस्तु का प्रकार, वस्तु की मात्रा, स्थित गंतव्य स्थान, ये 4 चीजें होती हैं, तो जानकारियां शामिल होती हैं। वो क्या क्या है? भेजी जाने वाली वस्तु है, वस्तु किस प्रकार की है, उसमें भेजी जा रही है, कितनी मात्रा है उसकी, उसकी स्थिति क्या है, और ये कहाँ जा रहा है, गंतव्य स्थान क्या है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने आज ये पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो विजन का हिंदी माध्यम से है, वो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। दोस्तों, कुछ अनियमितताएं रही होंगी, अभी स्टार्टिंग फेज में बहुत सारी चीजें सेटिंग होने में दिक्कतें होती हैं, धीरे धीरे ये सुधार हो जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और अपना सकारात्मक फीडबैक देंगे, और मैं भी उम्मीद करता हूँ अपने आप से कि नेक्स्ट वीडियो का और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा मैं, जिससे कि आप सभी लोगों को और लाभ मिल सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और आपको लगता है कि यहाँ से आप पढ़ पाए हैं कुछ, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, इसको लोगों तक शेयर करिए, और धीरे धीरे और अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।